नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो विषय रहेगा इतिहास कक्षा 12 तो आज हमारा जो अध्याय चल रहा था दूसरा भारत के स्वर्णिम प्रश्नों में आज हम बात करते हैं अर्श के प्रशासन के बारे में बात करते हैं कि अर्श का शासन प्रबंध। अर्श के शासन प्रबंध को कई भागों में बांटा जाता है, लेकिन उससे पहले बात करें कि अर्श प्रशासन की जानकारी कैसी रही। अर्श का प्रशासन एक उच्च कोटि का प्रशासन माना जाता है। अर्श का प्रशासन एक उच्च कोटि का प्रशासन माना जाता है। इसके साथ साथ अर्श का प्रशासन एक निरंकुश प्रशासन था। यानी निरंकुश प्रशासन वो होता है जिस प्रशासन में किसी एक व्यक्ति की सर्वोच्चता हो, सर्वश्रेष्ठता हो। यानी राजा था हर्षवर्धन, वो एक सर्वश्रेष्ठ माना गया है उस प्रशासन में। यानी प्रशासन की मुख्य दूरी राजा होता था, वह कहलाता निरंकुश प्रशासन। लेकिन उसके साथ साथ निरंकुश प्रशासन होने के बावजूद भी वहाँ के लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी स्वशासन प्राप्त था, यानी स्वतंत्रताएं प्राप्त थी। अर्श का प्रशासन एक एकता सहिष्णुता पर बल देता है। तो हम बात करें अब कि अर्श के प्रशासन को अलग अलग भागों में बांटा गया है। उनमें पहला है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद की बात करें, आज वर्तमान क्षेत्र में देखा जाए तो किसी सरकारों को अगर चलाने का जो मूल मंत्र मिलता है वो मंत्री परिषद से मिलता है। क्योंकि मंत्री परिषद एक ऐसा होता है योजना तैयार करना, उन योजनाओं को क्रियान्वित करवाना, उनके साथ साथ सलाह मशवरा देना कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन सी योजना राज्य के विकास के लिए अच्छी होगी, कौन सी योजना हमारे विकास के लिए बुरी होगी। तो ये तय कौन करता है? मंत्री परिषद करती है। फिर हम बात करें सचिवालय, सचिवालय में बात करें कि मंत्री परिषद द्वारा जो प्रस्ताव पास किए जाते हैं, जो कानून बनाए जाते हैं, उन कानूनों की क्रियान्वित कौन करता है? सचिवालय करता है। और सचिवालय में प्रशासक के मुख्य अधिकारी कर्मचारी सचिवालय में बैठते हैं और उन प्रशासक के कार्यों को अंजाम देते हैं। फिर हम बात करें करों के माध्यम से किसी भी राज्य और किसी भी पुराने समय में जब वंशों में भी कोई राज्य वहाँ कार्य करता था तो उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती थी। और आर्थिक जो में मुद्राएं मिलती है, धन संपदा मिलती है या कृषि संबंधी वस्तुएं मिलती है, वो करों के माध्यम से मिलती है। और अर्श के प्रशासन में 3 प्रकार के कर थे जो राजस्व स्रोत के मुख्य स्रोत माने जाते हैं। उनमें 3 प्रकार की जो कर थे, इसमें 3 प्रकार के करों में एक है भाग कर, दूसरा है हीणे कर और तीसरा है बलि कर। ये 3 कर मुख्य राजस्व के स्रोत माने जाते हैं हर्षवर्धन के शासन प्रबंध के। इनमें भाग भूमि कर था, हीणे नगद लिया जाता था और बलि ये कृषि पर निर्भर था। कृषि के माध्यम से बलि कर की उगाई की जाती थी। फिर हम बात करें दंड विधान की। दंड विधान हर्षवर्धन के शासनकाल में अपराधियों को शारीरिक दंड न दिया जाकर उन्हें आर्थिक दंड दिया जाता था। यानी कोई अपराधी होता था तो उसे शारीरिक यातनाएं न देकर उससे आर्थिक दंड दिया जाता था और आर्थिक दंड के साथ साथ उसे लोक कल्याणकारी के लिए कार्य करवाए जाते थे। फिर हम बात करें इसमें अहिंसा का विवरण के बारे में बात करें तो अहिंसा का विवरण से भी हमें अहिंसा
से चीनी यात्री है और हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आता है। 629 ईस्वी से 644 ईस्वी भारत रहता है और आइंस्टाइन भारत में शिक्षा प्राप्त करने नालंदा विश्वविद्यालय में आता है। लेकिन ये आइंस्टाइन हर्षवर्धन के शासनकाल का एक मुख्य कवि माना जाता है। एक इसने आइंस्टाइन के द्वारा सहयोगी नामक पुस्तक लिखी जाती है और इस सहयोगी पुस्तक में भारत की राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक और कृषि और पशुपालन के बारे में भी जानकारियां प्राप्त होती है। सामाजिक में कि इस यात्रा में पता लगता है कि भारत में 4 वर्ण थे उस तत्कालीन समय में जब हर्षवर्धन का शासनकाल था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसके साथ हम बात करें राजनीतिक क्षेत्र में हर्षवर्धन के प्रशासन को अलग अलग भागों बांटा गया, जैसे प्रांतों में बांटा गया, भुक्तियों में बांटा गया, केंद्र में बांटा गया, ऐसे प्रशासन राजनीतिक क्षेत्र में बांटा गया था। फिर बात करें धार्मिक, हर्षवर्धन के शासनकाल में सभी धर्मों को मानने की वहां पर अनुमति थी। इसके साथ में बात करें कि स्वयं हर्षवर्धन प्रारंभ समय में शिव को मानने वाला था, यानी शिव भगवान को मानने वाला था, लेकिन बाद में उसकी रुचि धीरे धीरे महायान बौद्ध सागा की ओर चली जाती है। लेकिन फिर भी उसके शासनकाल में सभी धर्मों को पर मुख्य संरक्षण पर बल दिया गया है। इसके साथ बात करें सामाजिक बात हो गई। आर्थिक की बात करें तो समाज में आर्थिक सहयोग प्राप्त करने कृषि की आवश्यकता थी, पशुपालन की आवश्यकता थी और अनेक उद्योग धंधे वक्त चल रहे थे। फिर हम बात करते हैं आगे कि अब कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अलग अलग भागों से जाना जाता है। तो फिर पहली बात करते हैं कि राजकीय संदेश हर्षवर्धन के शासनकाल में राजकीय संदेश भाग को हर्षचरित्र में दीर्घ ध्वज कहा गया है। दीर्घ ध्वज का है तो राजकीय संदेश भाग को हर्षचरित्र नामक ग्रंथ में दीर्घ ध्वज के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ हम बात करें कि साधारण सैनिकों को चार्ज या भाट के नाम से पुकारा जाता था। फिर बात करें कि घुड़सवार सेना अधिकारियों को बृहदेश्वर के नाम से जाना जाता था। फिर हम बात करें पैदल सेनाधिकारी को महासेनापति के नाम से जाना जाता था। इसके साथ साथ हम बात करें कि पहले सेनाधिकारी को बताया लग गया इसमें, और गांव के मुखिया को ग्रामक्ष पटरीक के नाम से जाना जाता था। तो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग नाम से जाना गया है। और अर्श का शासन प्रबंध प्रशासन था। अर्श का प्रशासन सामंत प्रणाली पर आधारित था। अब बात
करते हैं कि जो अर्थ का मूल्यांकन है, अर्थ का मूल्यांकन कैसा रहा। अर्थ का मूल्यांकन अर्थ से एक उच्च कोटि का विद्वान था, साम्राज्य निर्माता था, कुशल प्रशासक था, विद्यानुरागी था, सहिष्णुता वाला शासक था, शिक्षा पर जोर देने वाला शासक था। तो हर्षवर्धन साम्राज्य निर्माता, उच्च कोटि का विद्वान, कुशल प्रशासक, विद्यानुरागी, सहिष्णुता वाला शासक, शिक्षा पर जोर देने वाला शासक, इसके साथ साथ ही ये व्यक्ति 7वीं शताब्दी का भारतीय राजनीति में एक श्रेष्ठ नायक था। श्रेष्ठ नायक इसको माना गया है। भारतीय प्राचीन इतिहास में हर्षवर्धन 7वीं शताब्दी का एक श्रेष्ठतम नायक माना जाता है, क्योंकि मौर्य वंश और गुप्तगन वंश के पश्चात अगर किसी शासक की बात करते हैं इतिहास में तो हम करते हैं हर्षवर्धन की करते हैं। और एस.आर. त्रिपाठी हर्षवर्धन की तुलना अशोक तथा समुद्रगुप्त के साथ करते हैं। तो ये हमारा अर्थ का मूल्यांकन था। और अर्थ का मूल्यांकन सामान्य निर्माता, उच्च कोटि का विद्वान, इसके साथ साथ एक महान सेनापति और इसकी तुलना ऐसा त्रिपाठी इतिहासकार होते हैं और तुलना अशोक और समुद्र के साथ करते हैं। आगे वाला जो वीडियो रहेगा हमारा इसी पार्ट में हमारा जो आगे वाला टॉपिक रहेगा चोल प्रशासन। आप इन वीडियो को देखिए और कमेंट और लाइक कीजिए कि आपके क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में तभी हमें पता लगेगा। और हमारी जो लाइव क्लास चलती है गूगल मीट पर, उस गूगल मीट को भी आप डाउनलोड करिए और जब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, आपके पास हम जब सेंड करेंगे नोटिफिकेशन तो आप उस लाइव क्लास को ज्वाइन करिए और लाइव क्लास का आनंद लीजिए। धन्यवाद।